तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका कंसेप्ट और साथ ही साथ हम उनके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है हम मेजर 2 डिस्कस कर रहे हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने इंटरनेशनलिज्म के बारे में डिस्कस किया था, उसका मीनिंग देखा था, उसका इवोल्यूशन देखा था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंटरनेशनलिज्म का ही एक मैनिफेस्टेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जब मैं बात करता हूं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, वो इंटरनेशनलिज्म का एक मैनिफेस्टेशन है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर आज इंटरनेशनलिज्म चल रहा है। हम देखते हैं एक होता है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के अंदर क्या होता है कि फीलिंग ऑफ वननेस टूवर्ड्स योर कंट्री, फीलिंग ऑफ वननेस ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, रीजन, कुछ भी हो सकता है कि एक वननेस की फीलिंग है आपके देश के लिए, एक भाईचारे की फीलिंग है आपके देश के लिए, आपकी एक भाईचारे की फीलिंग है, एक वननेस की फीलिंग है अपने देश के लोगों के प्रति। मगर जब मैं नेशनलिज्म की बात कर रहा हूं, जब मैं इंटरनेशनलिज्म की बात कर रहा हूं, तो इंटरनेशनलिज्म का मतलब हो गया कि वही भाईचारा, वही वननेस की फीलिंग पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, भाईचारे की फीलिंग, वननेस की फीलिंग पूरे दुनिया के लोगों के लिए। तो जब मैं इंटरनेशनलिज्म की बात करता हूं, इंटरनेशनलिज्म की ही एक मैनिफेस्टेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंटरनेशनलिज्म की जो ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश की है। ये जो भाईचारे की फीलिंग है, ये जो पूरी दुनिया के अंदर कनेक्शन है, ये कैसे आएगा? तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उभर करके आए जिन्होंने इंटरनेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। क्या होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? ये इंटरनेशनलिज्म की मैनिफेस्टेशन है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। एम वायरली जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर है, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स established by agreement among its member and possessing a permanent system or set of organs whose task is to pursue objectives of common interest by means of cooperation among its members। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्टेट्स ने मिलके, कुछ देशों ने मिलके ऐसा एसोसिएशन बनाया है, ऐसे एसोसिएशंस बनाए हैं जो कि पूरे देशों के कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करते हैं, जो कि कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम आते हैं। जो भी कॉमन इंटरेस्ट हैं अलग अलग देशों के, चाहे वो इकोनॉमी के रिलेटेड हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, सोशल इंटरेस्ट हो, जो भी इंटरेस्ट हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट हैं सारे देशों के मिलके, उनको अचीव करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि मान लो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पूरा हम देखते हैं कि पूरी जो मैक्सिमम कंट्रीज इसको ज्वाइन करती हैं और पूरी दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया के कंट्रीज के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उसको अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। जैसे कि पीस को किस तरीके से अचीव करना है, इनइक्वालिटी को किस तरीके से खत्म करना है और इक्वल राइट्स किस तरीके से प्रोवाइड करने हैं पूरी दुनिया के अंदर, डिसआर्मामेंट के ऊपर कैसे पॉलिसीज बनानी है, जो हथियार बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर कैसे रोक लगानी है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर कैसे रोक लगानी है, उसकी बात करता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कई सारे देश मिलकर बनाते हैं ताकि उन देशों के कॉमन इंटरेस्ट को अचीव किया जाए। सारे देशों के द्वारा मिलके उनके जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उनको अचीव करने का काम कौन करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। 19th और 20th सेंचुरी का फिनोमिना है ये, मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में उभर करके आते हैं, 20th सेंचुरी में उभर करके आते हैं पूरे तरीके से। तो ये एक रिसेंट फिनोमिना है, मतलब कि पहले से अगर मैं देखूं, अगर मैं एंशिएंट टाइम्स की बात करूं, मेडिवल टाइम्स की बात करूं, तो वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ग्रुप्स फॉर्म्ड बाई कंट्रीज वर्किंग टूगेदर टू एड्रेस कॉमन इश्यूज लाइक पीस, ट्रेड, हेल्थ और इन्वायरमेंट। वही बात होगी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ग्रुप्स हैं जो अलग अलग देशों के द्वारा बनाए गए हैं ताकि उनके कॉमन इंटरेस्ट को अचीव किया जाए, ताकि कॉमन इश्यूज को टैकल किया जाए, जैसे कि पीस, ट्रेड, हेल्थ और इन्वायरमेंट। तो आइए अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्या अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लगातार इस चीज के ऊपर काम करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से पीस को प्रमोट करना है, किस तरीके से शांति को प्रमोट करना है, किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति आए और साथ ही साथ एक स्टेबिलिटी आए। पूरी वर्ल्ड जो है वो कियोस में ना चली जाए, पूरी वर्ल्ड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में ना चली जाए, एक तरह का एक पीस और स्टेबिलिटी पूरी दुनिया के अंदर आए। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग स्टेट्स एंड पीपल। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हमेशा से ये भी ऑब्जेक्टिव रहा है कि
किस तरीके से अलग अलग देशों के अंदर फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना है, किस तरीके से अलग अलग देशों के लोगों के अंदर फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश के साथ क्या बोलते, अगर उसके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, किसी देश की दूसरे देश के साथ दुश्मनी है, गमासमी चल रही है, तो उनके जो रिलेशंस हैं उनको कैसे बेटर बनाना है, किस तरीके से फ्रेंडलीनेस प्रमोट करनी है विद इन कंट्रीज, किस तरीके से पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के बीच एक कॉपरेशन डेवलप करना है, एक फ्रेंडलीनेस डेवलप करनी है और एक तरह के अच्छे रिलेशंस को डेवलप करने की कोशिश करनी है, और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लोगों के अंदर किस तरीके से एक अच्छे रिलेशंस को डेवलप करने की कोशिश करनी है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे कि आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार ये कोशिश करता है कि जो देश आपस में कन्फ्रंटेशन में है, जो देश आपस में वॉर वाली सिचुएशन में है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि उन दोनों देशों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जाए और सब सॉर्ट आउट किया जाए ताकि एक फ्रेंडलीनेस को प्रमोट किया जाए उन देशों के बीच। उसके बाद इसके अंदर थर्ड आता है टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल प्रोग्रेस, कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है ताकि एक इकोनॉमिक लिहाज से पूरी दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी आ सके। ऐसा ना हो कि कोई देश काफी ज्यादा अमीर है, कोई देश काफी ज्यादा गरीब है, तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पूरी दुनिया के अलग अलग देशों की वो एक अच्छे तरीके से हो। ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है, अमेरिका की जीडीपी जो है वो 50% ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, 100% ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, मगर अफ्रीकन जो देश हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनकी जीडीपी जो है वो 2%, 1% के रेट से आगे बढ़ रही है। तो ये कोशिश रहती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कि सारे देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक तरीके से आगे बढ़े, एक समान आगे बढ़े, या एक समान आगे नहीं बढ़े तो मतलब कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके, मतलब कि इकोनॉमिक लिहाज से सारे देश स्टेबल हो सकें और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है सारे देशों की वो एक तरीके से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ सोशल प्रोग्रेस को, मतलब सामाजिक लिहाज से दैट सोसाइटीज किस तरीके से डेवलप हों। ऐसा ना हो कि कुछ देश ऐसे हैं जिनका समाज पिछड़ा हुआ है और कुछ देश ऐसे हैं जो मॉडर्नाइजेशन के साथ अपने आप को जो है वो डेवलप कर चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि कुछ समाज ऐसे हैं जिनको अभी बेसिक टेक्नोलॉजी का भी पता नहीं है और कुछ समाज ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोशल प्रोग्रेस को भी आगे लेके जाना है। ऐसा ना हो कि कुछ समाजों के अंदर अभी भी जातियों के आधार पर इनइक्वालिटीज होती हो। तो सोशल प्रोग्रेस को, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को किस तरीके से बढ़ाना है पूरी दुनिया के सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल मीन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अलग अलग देशों के बीच, उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है पीसफुल तरीके से। मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई देश दूसरे देश के साथ वॉर की सिचुएशन में है या फिर किसी देश का दूसरे देश के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है पीसफुल तरीके से, ताकि अब वो देश एक फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप कर पाए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बड़े वॉसन हैं। हम जो है वो हमारे कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशंस हैं एक दूसरे से, चाहे हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कई बार ये कोशिश की है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बेटर किया जा सके, इसको रिजॉल्व किया जा सके, जो कि नाकाम रही है मगर कोशिश की गई है। तो कोशिश रहती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अलग अलग देशों के बीच उनको रिजॉल्व करवाया जाए। फिफ्थ इसके अंदर आता है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि हम इंटरनेशनल पीस को मेंटेन कर सकें, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, है ना, कि पूरी दुनिया के अंदर पीस को डेवलप किया जा सके, पीस थ्राइव करे पूरी दुनिया के अंदर। तो पीस को किस तरीके से मेंटेन करना है वो कोशिश रहती है, और पूरी दुनिया के अंदर एक सिक्योरिटी को किस तरीके से मेंटेन करना है। अब तो ओवरऑल तरीके से सिक्योरिटी को किस तरीके से मेंटेन करना है इस चीज की भी यहां पे बात की जाती है। तो ये थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसका कंसेप्ट और इसके ऑब्जेक्टिव्स जो कि मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम इस मेजर 2 के अंदर विस्तार से समझने वाले हैं। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हमने इंटरनेशनलिज्म को डिस्कस किया, हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए। अब हम आगे समझेंगे कि अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करते हैं। हम यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, हम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, हर एक इंस्टीट्यूशन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर
इस मेजर 2 के अंदर विस्तार से चर्चा होगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, चाहे फिर वो यूएनओ हो, सार्क हो, यूरोपियन यूनियन हो, नेटो हो, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसको डिटेल से स्टडी करेंगे, उसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, इवोल्यूशन, हर कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन असल में काम कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक लेके। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ भी मिल सकता है। थैंक यू सो मच।